नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर शाम के 7 बजे मैं वैद्य नवीन जोशी फिर से उपस्थित हूं। आज एक पुनः साधारण सी जान पड़ने वाली औषधि को लेकर, जिसका नाम है हिंगवाष्टक चूर्ण। अभी तक आपने चूर्ण की श्रृंखला मेरे द्वारा जो यहाँ पर मैं आपको नित्य शाम के 7 बजे लेकर आता हूँ, आप सभी ने बहुत इसे पसंद किया है। और हम देख रहे हैं कि अभी ये सत्र शुरुआत होने से पूर्व ही 70 के आसपास लोग इस सत्र से जुड़ गए। तो ये आपका जो है, आप इस सत्र का इंतजार करते हैं। बहुत सारी आपकी प्रतिक्रियाएं आई हैं पिछले सत्र से जुड़ी हुई, जिसमें आपने वो भी मैं सवाल लूंगा आपके, मैं आपके वो प्रश्न भी लूंगा। और बहुत सारे प्रश्न आपके मैंने जवाब देने के प्रयास किए हैं, जिनका जवाब हम आज के सत्र में भी देंगे। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी समय से पूर्व इस सत्र में ऐप पे ज्वाइन कर लें। वैसे हमारे इस सत्र में अनलिमिटेड कैपेसिटी है, आप कितने भी लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका फिर से बता दूं, आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस सत्र को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सत्र हमारा निःशुल्क फेसबुक पर आयुष दर्पण के जर्नल के पेज पर लाइव होता है, और 8 बजे ठीक आधे घंटे के बाद यही सत्र आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव होता है। 8:30 बजे यही सत्र डॉक्टर नवीन जोशी यूट्यूब चैनल पर भी लाइव होता है। तो आप सभी, यदि आप ऐप पे जुड़े हैं तो ऐप पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आप प्रतिक्रियाएं देंगे। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप जो भी आपके प्रश्न हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, हम उसका जवाब निश्चित रूप से देंगे। आपके सवाल हैं कि सर, आपने इससे जो पूर्व में जो औषधियां बताई है, इनके प्रयोग का और मात्रा का आपने के बारे में कुछ नहीं बताया। तो मैं फिर से आपको बताता हूं कि जो भी चूर्ण हम आपको बता रहे हैं उसकी जो मात्रा है वो 3 से 6 ग्राम होती है। ये मात्रा वैद्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि ये जो भी आप चिकित्सा से संबंधित योग आप समझ रहे हैं, वो
केवल वैद्यकीय निर्देशन में ही लिया जाना चाहिए। चलिए आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं हिंगवाष्टक चूर्ण के बारे में। आप सभी ने हिंगवाष्टक चूर्ण तो सुना ही होगा। मैंने छोटी छोटी औषधियों के बारे में बताने की ये सीरीज स्टार्ट की है, लेकिन धीरे 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 हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपके समक्ष ऐसे योग भी लाएंगे जो अत्यंत प्रभावी हैं और काफी उपयोगी है। हिंगवाष्टक चूर्ण भी आप सब जानते हैं, इसका ये भेषज रत्नावली और योग रत्नाकर ग्रंथ में इसके संदर्भ प्राप्त होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हिंगवाष्टक यानी इसमें 8 द्रव्य मौजूद हैं। आप इसे, बहुत सारे लोगों के आपके सवाल आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और हाँ, आप सभी हमारे इस लेक्चर को जरूर अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको इसके बारे में पिछला जो हमारा सत्र था अभिपतिकर चूर्ण, इसी प्रकार से हम इस सत्र को भी प्रयास करेंगे कि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो, आपके लिए ये नॉलेजेबल हो और आपके लिए ये क्लिनिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो हिंगवाष्टक चूर्ण जो है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में चूर्ण कल्पनाओं का प्रयोग बहुत समय से होता रहा। बहुत सारी बीमारियों के इलाज में चूर्ण का प्रयोग सदियों से होता रहा है। यदि आप इसके भेषज रत्नावली के सूत्र को देखें तो अग्निमांद रोगाधिकार में इसका वर्णन आता है। मैं जरा संस्कृत का सूत्र भी वैसे तो कम बताना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जहां जहां मुझे लगता है वहां वहां मैं आपको सूत्र भी बताता हूं। त्रिकटुकम अजमोदा सैंधवम जीरकम द्वे समधरणम धृतान अष्टमो हिंगुभागः प्रथम कवल भुक्तम सर्पिशाम चूर्णम में तज्जन्यति जठराग्नि वात रोगाश्च हन्ति। यहाँ पर जैसा कि आप इस सूत्र में देख रहे हैं, इस सूत्र में पूरी तरह से हिंगवाष्टक चूर्ण के घटक द्रव्यों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। अगर आप इस सूत्र का हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसका अर्थ यह है कि इस योग में सबसे ज्यादा या सबसे जो प्रभावी है वो आप सब जानते हैं। सबसे पहले अगर आप इस सूत्र में पढ़ें तो त्रिकटु, त्रिकटु का अर्थ सौंठ, मरीच और पिप्पली। यदि आप अंग्रेजी में जानना चाहें तो ब्लैक पीपर, लॉन्ग पीपर और जिंजर, ये त्रिकटु हो गया। इसके बाद अगर आप सूत्र देखें तो अजमोदा, तो अजमोदा बहुत सारे आपको मैंने चूर्ण बताए हैं। अजमोदा आप सब जानते हैं, अजवाइन होती है। इसके बाद अगर आप देखें सैंधवम, तो सैंधवम का अर्थ सैंधा नमक है। फिर कहते हैं जीरकम द्वे, जीरकम द्वे का अर्थ श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक, ब्लैक एंड व्हाइट क्यूमन सीड्स। और आप सब ने जब प्रारंभ ही किया तो इस द्रव्य के नाम में ही हींग जुड़ा हुआ है, तो कहते हैं हींग, जिसे आप जानते हैं साफोइटिडा। इतना ही नहीं, कहते हैं प्रथम कवल भुक्तम सर्पिशाम चूर्णम में तज्जन्यति जठराग्नि वात रोगाश्च हन्ति। ये यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप हिंगवाष्टक चूर्ण जो है ये 8 प्रमुख इंग्रेडिएंट्स से बनी है, जो हम चूर्ण कहते हैं। यानी कि ये पाउडर है जिसमें आप पाइपर निग्रम की बीज, पाइपर लॉन्गम के फ्रूट्स, जिंजिबर ऑफिसिनेल का राइजोम, क्यूमिनम साइमिनम के फल, फेरुला फोइटिडा और नाइगेला सटाइवा की सीड और ट्रैकिस्पर्मम एमी, ये जो आप जानते हैं, इनका चूर्ण लिया गया है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण में अगर हम यूं कहें कि हिंगवाष्टक चूर्ण में ये 8 तत्व हैं, मैं आपको फिर से बताता हूं। सैंधा नमक हम लोग यूज करते हैं घर में, घरेलू रेमेडी के रूप में। बहुत सारे हम लोग डाइजेस्टिव रेमेडीज को ठीक करने में सैंधा नमक का उपयोग करते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण जो है वो बहुत समय से
उदरगत समस्याओं में, पेट से संबंधित समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्लोटिंग, या फिर हम यूं कहें कि इसका प्रयोग इतना ही नहीं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया जैसी कंडीशंस में भी आप कर सकते हैं। हिग्वास्टक चूर्ण के पुनः मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। सेंधा नमक, अदरक, लॉन्ग पीपर, ब्लैक पीपर, हींग, ब्लैक क्यूमिन, जीरा और अजवाइन। जो सेंधा नमक है, ये हजारों साल से इसका प्रयोग घरेलू उपचार में पेट से संबंधित समस्याओं के लिए किया जाता रहा है। जो अदरक का पाउडर है, इसको भी हम लोग अग्निमांद में इसका प्रयोग करते हैं, डाइजेशन में इसका प्रयोग करते हैं। जो ब्लैक पीपर है, ब्लैक पीपर जो कि आप सब जानते हैं कि त्रिकटु का बहुत महत्वपूर्ण घटक है, इसका प्रयोग भी हम लोग बहुत सारी समस्याओं में, और साथ साथ जो लॉन्ग पीपर है, इनको हम लोग जैसे ब्लोटिंग है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या गैस के पास होने की समस्याएं उनमें करते हैं। साथ साथ इनका एपेटाइजर के रूप में, भूख बढ़ाने के रूप में प्रयोग सदियों से होता रहा है। हींग और जो हमारी जो दो कृष्ण जीरक और श्वेत जीरक है, इनका भी प्रयोग पेट से संबंधित समस्याओं में बहुत समय से किया जाता रहा है। ये हमारे जठर में, साथ साथ लिवर से बाइल के सिक्रीशन में, इसके अलावा हमारी आंतों के मूवमेंट में, और हमारे शरीर में जो डाइजेशन है, जो पाचन की प्रक्रिया है, उसे बढ़ाने में इसका प्रयोग होता है। अजवाइन जो है, ये बहुत अच्छी हर्बल औषधि है, जिसका प्रयोग हजारों साल से गैस में, फ्लैचुलेंस में, अफारे में और पाचन से संबंधित समस्याओं में किया जाता है। और हाँ, अजवाइन का प्रयोग अम्लपित्त यानी हाइपर एसिडिटी जैसी कंडीशन में भी हम लोग करते रहे। तो हिग्वास्टक चूर्ण जो है, ये इन 8 द्रव्यों को लेकर के बनाया गया है, और ये बहुत ही उत्तम, हम कहते हैं कि इसका जो प्रयोग है वो बहुत ही उत्तम है। ये हमारी जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलरीज है, उसके अनुसार इसे बनाया जाता है। इसमें 50 ग्राम पाइपर निग्रम, 50 ग्राम पाइपर लॉन्गम, 50 ग्राम जिंजीबार ऑफिसिनेल, 50 ग्राम नाइगेला सटाइवा, 50 ग्राम क्यूमिनम साइमिनम, 50 ग्राम ट्रैकिस्पर्मम मैम्नी, और 50 ग्राम फेरुला फोइटिडा, और 50 ग्राम रॉक साल्ट। यदि मैं हिंदी में कहूं तो आपने जो इसके इंग्रेडिएंट अभी पढ़े, वो इंग्रेडिएंट यानी त्रिकटु, अजमोदा, जितने जीरक द्वय, इन सभी को 8 जो हिंगू, इन सभी को जो लेते हैं वो हम लोग 50-50-50-50 ग्राम्स में लेते हैं, यानी कि सम मात्रा में लेते हैं। मैं दोबारा से इसका सूत्र पढ़ देता हूं। त्रिकटु अजमोदा सैंधवम जीरके द्वय समधरणम घृतन्माष्टमो हिंगु भागः। कहते हैं इनको समधरण प्रमाण में आपको इन 8 औषधियों को आपने किसके साथ लेना है? तो हमारे आचार्य कहते हैं घृत के साथ लेना है। नहीं, कहते हैं प्रथम कवल भोज्य सर्पिसाम सम प्रयुक्तो, यानी कि आप घी के साथ में पहले कौर भोजन के साथ इसका प्रयोग ले सकते हैं। ये जठराग्नि को, मंद को और वातज गुल्म की चिकित्सा में बेहतरीन औषधि है। तो आप इसे बना सकते हैं। ये सभी चीजें आपको मिल जाती है। शॉट, मरीच, पिप्पली, सेंधा नमक, दोनों श्वेत जीरक, कृष्ण जीरक, इस और हींग, ये 8 द्रव्य तो हैं इसमें। तो ये 8 द्रव्य आपको आसानी से मिल जाते हैं। आप इन्हें लाइए और बराबर मात्रा में इन्हें अलग अलग अच्छी प्रकार से चूर्ण बनाकर एक डब्बे में, टाइट कंटेनर में इसे आप रख लीजिए। ये आपका हिंगवास्टक चूर्ण तैयार हो गया। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, और ये सवाल आपके बहुत अच्छे हैं। मैं इनमें से कुछ चुनिंदा सवाल के बारे में आपसे बात करता हूँ। देखिए, हिंगवास्टक चूर्ण पर बहुत सारे कार्य हुए हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। मैं ज्यादातर आपको इसके प्रयोग के बारे में बताऊंगा। ये कहाँ कहाँ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं,
कहाँ कहाँ इसका प्रयोग शास्त्रों में बताया गया है, तो आपको ये जानना चाहिए। और इसका यूज क्या है ये आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हिंगवाष्टक चूर्ण जो है ये एक बहुत ही कॉमन औषधि है जो हजारों साल से हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेदाचार्यों के द्वारा प्रयोग में आती रही है। इसका जो मुख्य प्रयोग है वो आंतों की मूवमेंट, गैस, अपच, कब्ज और पाचन की प्रक्रिया को बढ़ाने में, दीपन और पाचन औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये पाचन की प्रक्रिया को सरल बनाती है। इस प्रकार से ये भूख जैसी समस्या, कम लगने जैसी समस्या में भी लाभ देती है। ये वात का शमन करती है और उदरगत वेदना में भी ये बहुत लाभकारी है। ये कुछ हमारे ऐसे रोगी जिन्हें आम वात की समस्या होती है और जोड़ों में दर्द और सूजन जैसी समस्या होती है, उनमें भी ये 8 औषधियां जो एक साथ मिलाकर पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन हिंगवाष्टक चूर्ण के रूप में आपके समक्ष है, ये अत्यंत लाभकारी होता है। अगर आप इसके फाइटोकेमिकल्स पर देखें तो इसमें एल्केलॉइड्स, ग्लूकोसाइड्स, टैनिन्स, फिनॉल्स ये सभी होते हैं। और अगर आप इन सब को देखेंगे तो इन सब के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हम यूं कहें कि ये व्रणहर प्रभाव भी रखते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण में हींग एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है और आप सब जानते हैं कि हींग का प्रयोग भी हमारे शरीर में वात के अनुलोमन में सदियों से किया जाता रहा। आपका सवाल यहाँ पर फिर से आया है कि सर इसके एक एक घटक के बारे में आप हमें विस्तृत जानकारी दें। देखिए, चूंकि ये आधे घंटे का सत्र है और आपके बहुत सारे सवाल आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि 250 से ज्यादा लोग अभी हमारे ऐप पे ज्वाइन हो चुके हैं। तो मैं फिर से आपको इसके इंडिविजुअल घटक द्रव्यों के बारे में बताता हूँ। सबसे जो महत्वपूर्ण घटक है वो जीरा है, आपके किचन में मिलता है। ये जीरा जो होता है इसमें थाइमोल थाइमोल नाम का रसायन होता है। आप जानते हैं कि ये थाइमोल जो है ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो गैस्ट्रिक एसिड का जब सिक्रीशन बढ़ता है तो जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो अतिरिक्त वायु है वो बाहर निकल जाती है और इस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया सरल हो जाती है। जो आप देख रहे हैं काली मिर्च, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक है, महत्वपूर्ण घटक है जो हमारे पेन को, दर्द को कम करता है, सूजन कम करता है, मांसपेशियों के सिकुड़न को कम करता है। और इसके अंदर बहुत सारे शोधों ने यह पाया है कि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल ट्रेट पाया जाता है जो हमारे शरीर में नुकसानदायक जो बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट करता है और हमारे गट के हेल्थ और फंक्शंस को इंप्रूव करता है। जो इसमें पिप्पली है, अगर आप देखें तो पिप्पली स्वयं में प्राकृतिक वेदना समन की औषधि के रूप में आप इसे जानते हैं, जो शोधहर प्रभाव देती है, ये भूख बढ़ाती है, ये पाचन की प्रक्रिया को बढ़ाती है, ये भूख के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। पिप्पली आप सब जानते हैं कि यकृत में बहुत अच्छा प्रभाव रखती है, ये लिवर के हेल्थ और फंक्शंस को बहुत इंप्रूव करती है। अब आइए अदरक की बात करते हैं। अदरक स्वयं में भी एक बहुत अच्छी औषधि है। हाँ, अदरक के बारे में आप जानते हैं कि ड्राई जिंजर, शुंठी हमारे यहाँ बहुत अच्छे दीपन औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ में वेदना समन तथा सोतहर प्रभाव भी इसके अंदर होता है। जो शरीर में कहीं पर भी स्वेलिंग है या कहीं पर भी चोट लगा है या संक्रमण है तो वहां पर ये हमारे उन समस्याओं को आराम से सॉल्व कर देती है। जी हाँ, यानी इसे आप एक प्राकृतिक डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट के रूप में समझ सकते हैं जो हमारे शरीर में अम्ल पित्त जैसी स्थितियों में और गट में ऐसे कोई हार्मफुल पैथोजन हैं उन्हें भी समाप्त करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जिंजर के बारे में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, आप जा करके आप सर्च कर सकते हैं।
अदरक पे बहुत सारे काम, आयुष दर्पण के पोर्टल पर हमने ये सारे रिसर्च पेपर भी प्रकाशित किए। सेंधा नमक, सेंधा नमक की बात ही किया गया नहीं। कौन किस घर के किचन में सेंधा नमक नहीं? हजारों साल से सेंधा नमक को पाचन की प्रक्रिया को बढ़ाने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। और हाँ, ये हमारे शरीर को कूल एंड काम रखती है। और अजवाइन, अजवाइन तो फिर से मैं बताऊं, ये अपनी मुख्य जो रसायन तत्व है जिसे थाइमोल कहते हैं, इसके कारण ये भी जाना जाता है। और अजवाइन भी मसल्स को, स्पाज्म को कम करती है, वात का अनुलोमन करती है और हमारे गट के पीएच लेवल को मेंटेन रखती है। तो ये सारी औषधियां तो कमाल की हैं। लेकिन आप एक औषधि के बारे में भूल रहे हैं जिसकी मैंने अभी तक चर्चा नहीं करी। उसका नाम है हींग। हींग, जानते हैं हींग क्या करती है? हींग जो है वो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ, जितने भी हमारे शरीर में डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, इसके पीछे जो कारण है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। यानी कि आपका आहार विहार, आपके जीवन शैली में आ रहे परिवर्तनों के कारण कहीं ना कहीं हमारे शरीर में आज के समय में जो भोजन है, जो हम बाहर से ले रहे हैं, वो सब फ्री रेडिकल्स को इंड्यूस कर रहे हैं। और ये फ्री रेडिकल्स हमारे कोशिकाओं में जाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, एक तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। आप जैसा बाहर आप तनाव में रहते हैं, ऐसे ही आपकी कोशिकाएं भी तनाव में रहती है। कहते हैं ना, जैसा आप अपने मस्तिष्क से बिहेव करेंगे, ऐसे ही आपकी कोशिकाएं भी अपने मस्तिष्क को बिहेव करेंगी। हमारी जो शरीर है वो हर एक कोशिका से मिलकर बना है। तो यदि पूरा शरीर टोटलिटी स्ट्रेस में रहेगा तो कोशिकाएं भी स्ट्रेस में रहेगी, और ये स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के रूप में सामने आता है, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड डैमेज कहता है। यूं तो ये उम्र के साथ साथ होने वाली एक आम समस्या है, लेकिन आज के समय में आप ये देखते होंगे कि बहुत कम उम्र के लोग भी इस प्रकार के स्ट्रेस इंड्यूस्ड समस्याओं के कारण, फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड डैमेज के कारण बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम को बहुत कम उम्र में ही जो है उसका सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हींग है वो बहुत जबरदस्त काम करती है। ये हमारे मसल स्पाज्म को कम करती है, दर्द को कम करती है, पुनर्वात का अनुलोमन करती है, हमारे आंतों के मूवमेंट को ठीक करती है, हार्मफुल बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करती है और हमारी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। तो आपका इम्यून सिस्टम हींग से होता है मजबूत। अजवाइन आपके शरीर में वातानुलोमन करती है। सेंधा नमक आपकी भूख को और आपकी पाचन की प्रक्रिया को ठीक करता है। अदरक शोधहर प्रभाव देता है। पिपली पुनः शोधहर प्रभाव देती है और प्राकृतिक एनाल्जेसिक है। और काली मिर्च के तो बात ही क्या कहने, ये सूजन रोधी और मांसपेशियों के स्पाज्म को कम करती है। तो है ना कमाल की ये हिंगवास्टक चूर्ण। जी हाँ, अब हम आपको बताते हैं हम चिकित्सक इसका कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। जो बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्हें गैस की समस्या होती है, जिन्हें भूख कम लगती है, वहां पर इस पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन का प्रयोग व्यक्ति की प्रकृति और व्यक्ति की वय के अनुसार हम लोग करते हैं। और यहाँ पर हम सोच समझ करके इस औषधि का प्रयोग कराते हैं जो वात का अनुलोमन करती है। और हाँ, ये डाइजेशन की प्रोसेस को आसान कर देती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी हिंगवास्टक चूर्ण का प्रयोग हम लोग महिलाओं में, स्त्रियों में मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं में भी करते हैं। जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, यानी बहुत सारी महिलाओं में माहवारी के समय में दर्द होता है, ऐंठन होती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया कहते हैं, वहां पर यह चूर्ण अत्यंत प्रभावी भूमिका अदा करता है। और ये अत्यधिक हो रहे मासिक स्राव को भी बैलेंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर से मैं आपको बताऊं कि जो हिंगवास्टक चूर्ण में जो अदरक का पाउडर है, यह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पाचन से संबंधित समस्याओं में
बहुत बढ़िया काम करता है। और इसमें मिलने वाला जिंजेरोल हमारे शरीर में भोजन के मूवमेंट को और आंतों से आगे बढ़ने को, यकृत से बाइल के सिक्रीशन को, साथ साथ हमारे शरीर में जो पाचक एंजाइम्स हैं इनके सिक्रीशंस को भी स्टिमुलेट करता है, भूख बढ़ाता है। और हजारों साल से इस औषधि का प्रयोग पूर्णतया आम पाचन और प्राकृतिक दीपन औषधि के रूप में किया जाता रहा। तो जिन्हें भूख नहीं लगती है उन्हें भी वैद्यकीय परामर्श में इस औषधि का सेवन कराया जा सकता है। केवल यह औषधि वात का ही अनुलोमन नहीं करती, बल्कि ये अतिरिक्त बढ़े हुए पित्त दोष को भी शमन करती है और इसको सामान्य स्थिति में लाती है। जी हाँ, अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, हिंगवाष्टक चूर्ण जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण औषधि है जो स्टमक अल्सर में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन पे भी नियंत्रण करती है। इसीलिए इसका प्रयोग अल्सर जैसी स्थितियों में भी किया जाता है। हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग आयुर्वेदाचार्यों द्वारा निदान के द्वारा पहचाने गए आमवात जैसी स्थितियों में भी आम को आम को निराम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जी हाँ, तो हिंगवाष्टक चूर्ण जो है आम का पाचन करती है और आम के कारण होने वाली बीमारियों में भी बेहतरीन लाभ देती है। अब आइए, आपका सवाल फिर से आया वही कि हिंगवाष्टक चूर्ण की मात्रा क्या है। देखिए, हिंगवाष्टक चूर्ण या किसी भी चूर्ण की मात्रा ये विशेष रूप से आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर डिसाइड करते हैं कि उन्हें कब, कहाँ और कितनी मात्रा में देनी। वैसे चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम होती है। फिर से आपका सवाल है कि हिंगवाष्टक चूर्ण का क्या साइड इफेक्ट है। देखिए, मैं फिर से हर अपने लेक्चर में कहता हूं कि आयुर्वेद की हर औषधि का साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट का अर्थ दुष्प्रभाव नहीं है, साइड इफेक्ट का अर्थ सह प्रभाव होता है। सामान्य तौर पर आम जनता यह मान बैठी है कि इसका कोई सह प्रभाव नहीं होता। जिस औषधि का सह प्रभाव नहीं होता उस औषधि का प्रभाव भी नहीं होता। इसीलिए कभी भी ये ना कहें कि हिंगवाष्टक चूर्ण या किसी भी आयुर्वेदिक चूर्ण, वटी, क्वाथ का साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट बिल्कुल होता है। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको एक प्रभाव चाहिए था, वो प्रभाव मुख्य प्रभाव हुआ, पर एक प्रभाव आपको अपने आप मिला जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, उसे सह प्रभाव कहते हैं। तो सह प्रभाव हर औषधि का होता है। लेकिन दुष्प्रभाव जहां की बात की जाए तो ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं पाया गया है। यदि आप मात्रा में चिकित्सक के परामर्श अनुसार इस औषधि का सेवन करते हैं तो इसके कोई भी दुष्प्रभाव अभी तक नोट नहीं किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, जो हिंगवाष्टक चूर्ण है इसे आप वैद्यकीय निर्देशन में लें और इसका स्टोरेज जो है वो एक प्रकार से मॉइस्चर फ्री स्थान में, जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना हो, ऐसी जगह पर इसका प्रयोग करना है। फिर से वही सवाल है कि हिंगवाष्टक चूर्ण गर्भवती स्त्रियों में या लैक्टेटिंग फीमेल्स में कितनी सेफ है। देखिए, मैं फिर से बार बार यही कहता हूं कि आपके चिकित्सक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो प्रेगनेंसी में या फिर लैक्टेटिंग फीमेल्स में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या नहीं करते। इसी प्रकार से एक सवाल आया है आपका कि ये उच्च रक्तचाप में या हृदय रोगियों में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। देखिए, मैं फिर से यही कहूंगा कि हमारे यहाँ इस औषधि में ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो रक्तचाप को बढ़ाए, लेकिन फिर भी आप अपने चिकित्सक से परामर्श कर हृदयगत समस्याओं को सही तरीके से निदान कर इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत रमेश जी पूछते हैं, अच्छा आपके कुछ नाम ले लेता हूं मैं यहाँ पे। रमेश जी वेस्ट बंगाल से हमारे साथ जुड़ते हैं। वी रामास्वामी जी बैंगलोर से। सचिन जी गोवा से हमारे साथ में। आरती
जी जुड़ती हैं पूना से। हमारे साथ जुड़ते हैं यहाँ पर बिहार से बिहार से परम परम रावत जी। अच्छा, साथ साथ हमारे साथ जुड़ते हैं उड़ीसा से विष्णु पटेल जी, झारसुगुड़ा से। अच्छा, हमारे साथ जुड़ते हैं मुंबई महाराष्ट्र से आशा टिकेले जी। हमारे साथ जुड़ते हैं हिमाचल प्रदेश से रविंद्र प्रताप सिंह जी। हमारे साथ से जुड़ते हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बाहर से भी जुड़े हुए हैं जो आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को डाउनलोड किए हुए हैं। हमारे साथ जुड़ती हैं यहाँ पर इंडियाना अमेरिका से रश्मि शुक्ला जी। अच्छा, यहाँ हमारे साथ जुड़ते हैं झारखंड के रांची से जी श्री रमेश सिंह जी। अच्छा, हमारे साथ यहाँ उत्तराखंड के चमोली से जुड़ते हैं सतपाल रावत जी। हमारे साथ यहाँ उत्तर प्रदेश के बहराइच से जुड़ते हैं कृष्ण कुमार कृष्ण कुमार जी। अच्छा, हमारे साथ यहाँ जुड़ते हैं अमरावती महाराष्ट्र के प्रफुल्ल जी कदम साहब। हमारे साथ यहाँ जुड़ते हैं वर्धा महाराष्ट्र से साहिब राव कदम जी। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ जुड़ते हैं नागपुर से शुभम शर्मा जी। हमारे साथ यहाँ जुड़ते हैं नासिक महाराष्ट्र से किशोर कुमार शर्मा जी। हमारे साथ यहाँ जुड़ते हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी से डॉक्टर एस के राय जी। हमारे साथ यहाँ जुड़ते हैं उड़ीसा के बेरहामपुर से प्रदीप कुमार मोहंता जी। तो चलिए, बहुत सारे लोग हैं, आप मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, पर कुछ चुनिंदा लोग जो लगातार यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं ऐप पर, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। माफी चाहूंगा यदि मैंने आपके किसी के नाम नहीं लिए, क्योंकि 250 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, सबके नाम लेना संभव नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। कुछ चुनिंदा सवाल आपके मैं ले लेता हूँ, समय ज्यादा हो गया है। मल्टीविटामिन के साथ में इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये पूछते हैं हमारे गोवा से हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, जो यहाँ पर जुड़ते हैं और अक्सर रेगुलर ज्वाइन करते हैं, जसवारा जी, ये गोवा में मडगांव में है। अच्छा, ये पूछते हैं व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू टेक हिंगवास्टक चूर्ण। देखिए, हिंगवास्टक चूर्ण को आप हमेशा भोजन के साथ लें, और आचार्यों ने कहा है कि घृत के साथ लें, घी के साथ लें, जैसा कि मैंने आपको सूत्र में भी बताया था। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या हिंगवास्टक चूर्ण को रेगुलरली लिया जा सकता है, ये सीमा जी पूछती हैं। और सीमा जी यहाँ हमारे साथ जुड़ती हैं पंजाब से जुड़ती हैं, आप अमृतसर से जुड़ती हैं। अच्छा जी हाँ, हिंगवास्टक चूर्ण को आयुर्वेदिक चिकित्सक के निर्देशन में आप ले सकते हैं, लेकिन आप स्वयं ना लें। क्या यह हिंगवास्टक चूर्ण अम्ल पित्त को नहीं बढ़ाएगा? बहुत अच्छा सवाल है, और आपका ये सवाल हमारे पास आया है, मैं देख रहा हूं, बेलगावी कर्नाटका से। अच्छा, तो आप पूछते हैं, तो हिंगवास्टक चूर्ण जो है, चूंकि यह अग्नि को बढ़ाता है, ये गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को बढ़ाता है, तो श्रीमान जी ये एसिडिटी को कम करेगा, तो डाइजेशन को ठीक करता है। चूंकि आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि अम्ल पित्त का कारण भी अग्निमांद है, तो अग्निमांद को जब ठीक करेगा तो अम्ल पित्त वैसे ही ठीक होगा। ठीक है ना? अच्छा जी साहब, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं सहरसा बिहार से कपिल सिंह जी। वो कहते हैं कि मुझे आईबीएस है, क्या मैं हिंगवास्टक चूर्ण ले सकता हूँ? हिंगवास्टक चूर्ण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो आपका सिंड्रोम है, उसके लक्षणों पे तो कम करेगा, क्योंकि ये दीपन और पाचन औषधि है। ये आपकी अग्नि को बढ़ाएगा, आम को कम करेगा, जो कि आपके स्टमक डिस्टेंशन और इंडाइजेशन का प्रमुख कारण है। लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बहुत सारे कारण होते हैं, तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से अन्य औषधियों के साथ ये औषधि ले सकते हैं। फिर से आपका सवाल है, ये सवाल आया है गुरविंदर जी का भटिंडा से। गुरविंदर जी पूछती हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स में क्या हिंगवास्टक चूर्ण लिया जा सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो डायबिटिक पेशेंट्स में कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है,
आप इसे ले सकते हैं, लेकिन अपने चिकित्सक के परामर्श से ही आप इसे लें। दूसरा सवाल आया है कि इन्वास्टक चूर्ण यदि हमने बिना डॉक्टर की एडवाइस के लिया तो क्या होगा। ये बड़ा, ये तो अब आप ये देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हर दवा का अगर मात्रा, हमारे यहाँ कहा गया है, आचार्य चरक ने कहा है कि मात्रा का, जो मात्रा है ना, वो बहुत जरूरी है। औषधि की मात्रा, औषधि के काल, औषधि का अनुपान, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और रोगी की प्रकृति, मैं फिर से ये बताता हूं कि जब तक आप रोगी का परीक्षण ना करें, रोगी की प्रकृति ना जाने, किसी भी औषधि का आप सेवन स्वयं ना करें। और ये सारा से जो पैरामीटर है, ये एक आयुर्वेदिक वैद्य नब्ज परीक्षा, नाड़ी परीक्षा कर, उसकी प्रकृति का असेसमेंट कर, उसके दोष दुष्ट की मूर्छना सम्मूर्छना को जानकर, उसके रोग की संप्राप्ति को जानकर ये निर्णय लेता है। तो आपने क्यों ऐसा निर्णय लेना, तो आप ना लें, बस मैं यही कहूंगा। और बहुत सारे आपके सवाल आ रहे हैं, आप सभी ने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं हमारे इस सेशन के लिए दी है। अभी भी आप सब 200 लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं। मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर इंडिविजुअली ऐप के चैट बॉक्स में जाकर दूंगा। आप यकीन मानिए, धैर्य रखिए। और हाँ, हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, इसके व्यूज तो 10 मिलियन से ऊपर है। आप सब देखते तो है ना, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा एक ही आपसे अनुरोध है कि जब आप देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है, तो एक बार सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो अगला लाइव स्ट्रीमिंग होगा, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को अधिक से अधिक डाउनलोड कीजिए। और हाँ, फेसबुक पर अगर आप इसे देख रहे हैं तो इसे अपने अपने पेज पर शेयर कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद के ज्ञान को शेयर करने की बहुत जरूरत है। तो आप शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।